अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यूटन के 3 लॉज। ये बेसिक लॉज हैं जो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि हमारे फिज़िक्स जो बेसिक स्टार्ट ही यहीं से होती है, न्यूटन्स लॉ और आइंस्टाइन इक्वेशन से। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या, वाई इज इक्वल टू MC स्क्वायर है। इंशाल्लाह वो भी किसी लेक्चर में हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम करने जा रहे हैं न्यूटन के बेसिक 3 लॉज। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बेसिक न्यूटन के 3 लॉज ये हैं क्या। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है जी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट, इसमें साथ से लिख देता हूँ, अ बॉडी continues its state of rest or motion until no net force act on it। इस बात का मतलब क्या है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है एक जगह तो वो रुकी रहेगी, अगर कोई चीज़ चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। अब हम जो आमतौर पे चीज़ें देखते हैं वो तो ऐसा नहीं होता। वो तो कोई चीज़ चल रही है, थोड़ी देर अगर हम धक्का देते हैं थोड़ी देर बाद हो जाकर रुक जाती है। तो वो जो चीज़ रुकती है वो असल में फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट की वजह से रुकती है, और फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट वो एक फ़ोर्स है जो फ़ोर्स उसको रोकती है। तो अगर हम स्पेस में देखें, जैसा हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट को हम एक फिक्स्ड वेलोसिटी पर छोड़ देते हैं और उसके बाद वो हमेशा मूव करती रहती हैं जो सैटेलाइट स्पेस में, क्योंकि स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है। इस तरह इसलिए न्यूटन ने कहा कि अगर कोई चीज़ है जिस पर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही, ना उस पर रेजिस्टेंस है ना फ्रिक्शन है, कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा, तो हमेशा अगर मूव करे तो हमेशा मूव करती रहेगी। अगर एक जगह पड़ी हुई है और उस पर कोई जोर नहीं लग रहा तो हमेशा वहीं पर पड़ी रहेगी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को ना इनर्शियल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसको इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी कहते हैं। तो इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल आपने कोई करनी है तो आप कर सकते हैं, आ बुक लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है, उस पर जो बुक की समझिए टेबल की सरफेस है और ये उस पर बुक पड़ी है, तो जो बुक का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उसके इक्वल फोर्स ऑपोजिट जो है वो टेबल की तरफ से एक्ट कर रही है। तो वो जो दोनों फोर्सेज आपस में कैंसिल कर रही हैं, तो जो नेट फोर्स है वो जीरो है, तो कोई नेट फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही। ये जो नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट है ये है कि जितनी भी फोर्सेज उस पर लग रही हैं वो टोटल हमारे पास इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे नो नेट फोर्स सकते हैं, इसका मतलब कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, सारी आपस में एक दूसरे कैंसिल कर रही हैं। तो यही हमारे पास सिंपल है फर्स्ट लॉ न्यूटन का। तो अब हम चलते हैं न्यूटन की सेकंड लॉ की तरफ। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि इसकी मैं डेरिवेशन टाइप लिख देता हूँ कि वो कंप्लीट थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, तो मैं डेरिवेशन टाइप लिख देता हूँ कि अगर कोई बॉडी है जिस पे फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी उसके जो फोर्स एक्ट कर रही है उसके, और जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी उसके मैस के। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर दें, दोनों को इकट्ठा कर दें, तो ये बनता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मैस। जितनी फोर्स लग रही है उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इस रिलेशन का मतलब होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हम कॉन्स्टेंट के से रिप्लेस करेंगे। जब कांस्टेंट लगाते हैं हम तो ये इक्वल टू में चेंज हो जाता है। ठीक है, के एफ अपॉन एम आ गया, तो एम को अगर दूसरी साइड ले जाएं तो एफ इज़ इक्वल टू आ गया के एफ इज़ इक्वल टू आ गया एम ए। तो जो न्यूटन में कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, तो कांस्टेंट ख़त्म हो गया, एफ इज़ इक्वल टू एम ए आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई न्यूटन सेकंड लॉ की। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मैस। ठीक है, जितना उसका मैस ज़्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी। एक्सेलरेशन क्या है, ये चीज़ें आपने पढ़ रही होंगी, अगर आपने नहीं पढ़ी तो इंशाल्लाह हम किसी लेक्चर में एक्सेलरेशन को भी डिस्कस कर लेंगे। सो न्यूटन सेकंड लॉ
ये सिंपली इक्वेशन है। ये फोर्स फाइंड करने में हेल्पफुल होती है जब हमें किसी बॉडी का मास बताओ। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर अगर ये एक्सेलरेशन जो है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाए, इसको एक सेकेंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाए ये अगर, तो मतलब A इज़ इक्वल टू जी हो जाए तो वो F इज़ इक्वल टू mg आ जाता है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पे फोर्स की जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऐसा यूनिट आप कह सकते हैं, वो हमारे पास होते हैं न्यूटन। ठीक है, वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। ठीक, तो ये हो गया हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। तो अब हम करने जा रहे हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ सबसे सिंपल लॉ है, उसमें वो कहते हैं कि जी, तो थर्ड लॉ में ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन which is equal to its magnitude and opposite in direction। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पर, जिस तरह ये पहले में एग्जांपल की थी कि बुक टेबल पे पड़ी है। ठीक है, तो इसमें ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। ठीक है, कोई भी अगर तुम फोर्स लगाओगे उसके रिएक्शन में भी एक फोर्स लगती है, या कोई भी तुम काम करोगे, कोई भी स्टेप उठाओगे उसके रिएक्शन में एक ऑपोजिट स्टेप भी होता है। और वो क्या होता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फोर्सेस इक्वल होती हैं लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो थर्ड लॉ सिंपली है, इसकी कोई भी एग्जांपल आप बेसिक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है सेकंड लॉ, के सेकंड लॉ में डेरिवेशंस वगैरह आती हैं, तो इसको अक्सर ये अगर बोर्ड के लिहाज से देखें तो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपने अच्छी तरह करनी है, ये इम्पोर्टेंट होता है लॉ। ठीक है, और फर्स्ट लॉ में आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा न्यूटन के 3 लॉज हमने करने थे आज। तो इन बेसिक लॉज की एक्सप्लेनेशन आज की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिज़िक्स जब करेंगे तो फिज़िक्स में कुछ नया करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।